गाइस स्वागत है आपका एजुकेशन टू लर्न चैनल में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर कॉन्सेप्ट कन्वेंशन एंड पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। आइए बात करते हैं। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक रूल्स असम्पशन एंड प्रिंसिपल्स। दीज आर नोन एज कॉन्सेप्ट कन्वेंशन एंड पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग। They help in recording business transaction in a systematic and scientific manner. These principles ensure that accounting information। दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा है कि जो अकाउंटिंग है इसके ये बेसिक जो रूल हैं इसके उस पर ये निर्भर है। एसप्शन भी है, प्रिंसिपल भी है। दीज आर नोन एज, यह जाना जाता है कॉन्सेप्ट कन्वेंशन एंड पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। दे हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, वे हेल्प करते हैं रिकॉर्ड करने में बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ सिस्टमैटिक साइंटिफिक मैनर, एक सिस्टम से साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक तौर पे कह सकते हैं ढंग से अच्छे से। दीज प्रिंसिपल इंश्योर दैट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यह इंश्योर करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज जैसे रिलायबल, यूनिफॉर्म, कंपेरेबल, मीनिंगफुल। रिलायबल हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, कंपेरेबल हो गया और मीनिंगफुल। रिलायबल मतलब एक लाभदायक कह सकते हैं या अच्छा कह सकते हैं। यूनिफॉर्म कह सकते हैं मतलब कि एक यूनिफॉर्म मतलब अलग कह सकते हैं। कंपेरेबल मतलब कह सकते हैं जैसे तुलनात्मक। मीनिंगफुल मतलब अर्थ के रूप में कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट पॉइंट क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर द बेसिक असम्पशन ऑन विच अकाउंटिंग इज डन। अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है बेसिक असम्पशन पे डिपेंड है विच अकाउंटिंग इज, जहाँ अकाउंटिंग कंप्लीट होता है। दे हेल्प्स इन मेजरिंग बिजनेस परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन करेक्टली, ये मदद करते हैं या हमें हेल्प करते हैं मेजर करने में बिजनेस में। मेजर मतलब कह सकते हैं हम मापने में बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में। फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस परफॉर्मेंस, बिजनेस कैसा चल रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि हमारी वित्त धन की क्या स्थिति है, इसके बारे में सही तरीके से। द मेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर, अब आप लोग सुनिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है दोस्तों मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी को जो है मापना। ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। यहाँ पे उस ट्रांजेक्शन को लिखना जो मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। जैसे मौद्रिक, जैसे मुद्रा के द्वारा जो भी घटनाएं हो रही है, जैसे हमने किसी को माल नगद बेचा या नगद उधार लिया, उसको ही रिकॉर्ड करना। एग्जाम्पल, स्किल्स, ऑनेस्टी, लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉय कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज दे हैव नो मॉनेटरी। देखिए यहाँ पे स्किल्स की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, एम्प्लॉय इज, ये सब जो चीज़ें हैं इनको हम रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि वो मनी के रूप में नहीं है, कैश में नहीं हमको वो हुआ है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड टू परचेज देम। यहाँ पे बात कर रहे हैं एसेट्स को उस रेट पे या प्राइस पे उसको नोट करना है जिस पर हमने उसको परचेज किया है, नॉट एट देयर मार्केट वैल्यू, ना कि मार्केट की वैल्यू पे। एग्जाम्पल, इफ अ मशीन इज बॉट 1 लाख इट विल बी रिकॉर्डेड एट ₹1 लाख इवन इफ इट्स मार्केट वैल्यू बिकेम 1,50,000। यहाँ बात करें एक मशीन, हमने 1 लाख रुपए की मशीन 1 लाख रुपए में खरीदा तो 1 लाख में ही रिकॉर्ड होगा, 1,50,000 में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्योंकि हमने उसके लिए जो मेरी पेमेंट जो हमने की है 1 लाख ही की है, हमने हमारे पास से 1 लाख ही कैसे, तो हमारी कॉस्ट क्या हुई 1 लाख। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। यहाँ पे बात कर रहे हैं एवरी, जैसे जितने भी ट्रांजेक्शन उसके दो पहलू होते हैं। कौन? वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। एग्जाम्पल में देखिए, इफ गुड्स आर बाट फॉर कैश, गुड्स कम इन एंड कैश गोज आउट। गुड्स अगर हम खरीदते हैं तो उसके लिए हमें पैसा पे करना पड़ता है, अगर गुड्स को हम मेरे पास से जाता है तो कैश हमें मिलता है। ये सिंपल सा है, इसका कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, द बिजनेस एंड इट्स ऑनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट। मनी इन्वेस्टेड बाय ऑनर्स इज
कॉल्ड कैपिटल। दोस्तों इसमें हम बात कर रहे हैं कि यदि बिजनेस का जो व्यापार का जो ऑनर होता है, बिजनेस का जो ऑनर होता है, यदि वह कोई भी वस्तुएं इसमें से या गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए अगर लेता है तो हमें भी उसको रिकॉर्ड करना होगा। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक कस्टमर्स को हम गुड्स सेल्स या परचेस करते हैं, इसलिए क्योंकि इसको अलग करना होगा। अदरवाइज दोस्तों हमारे जो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें जो प्रॉफिट या लॉस है वो सही नहीं शो करेगा। इसलिए जो ऑनर है उसका भी प्रत्येक ट्रांजेक्शन अगर यदि वो गुड्स को लेता है, परचेस करता है या ड्राइविंग करता है, आहरण करता है, तो उसको भी हमें नोट्स डाउन करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। अगला पॉइंट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इट इज एस्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड, सो एसेट्स आर नॉट वैल्यू एट सेलिंग प्राइस। दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा है कि यदि हम बिजनेस में एज्यूम करते हैं, दोस्तों यहाँ पे जो अकाउंटेंट है या लेखापालक है वह उसको पता होता है कि अगर बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलेगा तो उसको क्या है, लंबे समय पर चलेगा तो उसको क्या है कि तो एसेट्स को सेलिंग प्राइस पर नहीं डिनोट करते हैं। उसके लिए हर साल हमें क्या एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। द लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू अकाउंटिंग पीरियड्स, ईयर, मंथ, ईटीसी, कैलकुलेट प्रॉफिट। द लाइफ ऑफ अ बिजनेस, यहाँ पे बात करें जो बिजनेस की जो लाइफ है या जीवन है वो बटी हुई है पीरियड्स में, जैसे महीना में, ईयर में, आप जिस तरीके से बांट सकते हैं प्रॉफिट के बेस पे, क्योंकि हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है इसलिए। जैसे हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, हम प्रत्येक साल भी उसका बैलेंस शीट बना सकते हैं, प्रॉफिट लॉस बना सकते हैं, या 6 महीने बना सकते हैं, 3 महीने बनाते हैं, वो अपने हिसाब से प्रॉफिट जानने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। दोस्तों यहाँ पे हमें रिकॉर्ड करना चाहिए जब तक हमने जैसे किसी को माल बेचा तो हमें तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जब तक उसका कैश रिसीव ना हो जाए। यदि हमें कैश रिसीव नहीं होता है तो हमें उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए बैलेंस शीट में, क्योंकि हम जिसको माल बेचते हैं पता लगा उसका नगद वसूल नहीं हुआ तो अदरवाइज मेरा लॉस हो जाएगा। इसलिए हमेशा कानूनी तौर पे उस व्यक्ति को ही माल बेचना चाहिए जो उसका देश के, ऐसे व्यक्ति को माल नहीं बेचना चाहिए जो पता लगा भविष्य में पेमेंट ही ना करे हमें, तो इसमें क्या है लॉस होने की ज़्यादा संभावना होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड शुड बी मैच विथ इनकम ऑफ द सेम पीरियड। दोस्तों हमें एक्सपेंसेस जो हैं उतने ही करने चाहिए जितने के इनकम हो, उससे इनकम से कम ही हो, अदरवाइज हमें प्रॉफिट कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा। इसलिए एक्सपेंसेस को हमेशा इनकम से कम ही करने चाहिए और हमेशा ये जानने की इच्छा होती है व्यापारी को व्यवसाय स्टार्ट किया तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो इसलिए वह जानने के लिए मैचिंग कॉन्सेप्ट का प्रयोग करता है। एक रूल कॉन्सेप्ट। इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे ऑक्योर, नॉट व्हेन कैश इज पेड और रिसीव्ड। यहाँ पे बात कर रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं और लिख लेते हैं या रिकॉर्ड कर लेते हैं, नॉट कैश में पेड हो या ना हो, आप किसी तरीके से भी पेड हो, इसको रिकॉर्ड करना। हो सकता है गुड्स में ही हमारे एक्सपेंसेस हो सकता है गुड्स में ही हमारे इनकम हो, तो इनको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। हमेशा कैश वाले ही ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। कंजर्वेशन कॉप्शन। एक्सपेक्टेड लॉसेस आर रिकॉर्डेड बट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स आर नॉट। जो हमारे एक्सपेक्टेड जो लॉस होते हैं उनको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, मगर जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर लॉस हो, हमने मान लीजिए एज्यूम नहीं किया, हमने एक्सपेक्टेड नहीं किया कि हमें लॉस होगा और लॉस हो गया, तो यहाँ पे तो नुकसान है। बट यहाँ पे हमने एज्यूम नहीं किया, सपोज दैट कि नहीं किया कि हमें प्रॉफिट ही होगा, मगर प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ेगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी फॉलो एवरी ईयर। द सेम अकाउंटिंग, वही मेथड को अकाउंटिंग मेथड को फॉलो करना चाहिए प्रत्येक साल, जिसमें कंसिस्टेंसी हो, जो पूर्णतः अच्छे हो, मतलब एक तरीके से निश्चित तौर पे ही अच्छे हो, ऐसा ही कह सकते हैं।
मैटरनिटी कॉन्सेप्ट, ओनली इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज शोन इन द अकाउंट्स। दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा है कि हमें जो है उन्हीं अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन उनको रिकॉर्ड करना चाहिए अकाउंट्स में जिनकी हमें आवश्यकता हो, भविष्य में ज़रूरत हो। अदरवाइज फालतू के कह सकते हैं जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन उनको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे जो रिकॉर्डेड जो अकाउंटिंग वो थोड़ा सा लेंदी होते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब हम आइए बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में। अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस दैट गाइड हाउ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड। दे हेल्प इन मेंटेनिंग uniformity, reliability, and comparability of financial statement. The main accounting convention are। दोस्तों हम बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन के वे सामान्य रूप से स्वीकृत नियम होते हैं या कुछ उनकी फिजिकल या बाहरी मान्यताएं कर सकते हैं जिनका हम प्रयोग करके जो हमारे फाइनल अकाउंट्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं या तैयार किए जाते हैं। ये लीगली नहीं होते हैं लेकिन लंबे समय के अनुभव और प्रचलन के कारण यह अपनाया जाता है। आइए हम आगे बात करते हैं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इसको हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण प्रकटीकरण की प्रकटीकरण की परंपरा। दी कन्वेंशन स्टेट्स दैट ऑल इम्पॉर्टेंट आर रिलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी क्लियरली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। The main aim of accounting is provide correct and complete information about the business. Therefore, no important facts should be hidden. All facts they may affect the decision of use, such as investor, creditors, and government must be shown. यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों द कन्वेंशन स्टेट दैट आर इम्पोर्टेंट। जितने भी इम्पोर्टेंट जो रिलेवेंट जो फाइनेंशियल ईयर के जो इन्फॉर्मेंस जो जानकारियाँ हैं कह सकते हैं वह सभी को हमको दिखाना चाहिए। जो भी क्लियरली एकदम साफ सुथरा जो उससे जुड़े हुए नहीं हैं उनको नहीं दिखाना चाहिए। द मेन एम ऑफ अकाउंटिंग इज प्रोवाइडेड करेक्ट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे बात कर रहा है इसका उद्देश्य है अकाउंटिंग जो भी होती है प्रोवाइड करना करेक्ट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस के बारे में। नो इम्पोर्टेंट फैक्ट, किसी भी फैक्ट को भी उसमें नहीं छुपाना चाहिए, फैक्ट को भी बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। डिसीजन को ऑफ यूजर्स जैसे इन्वेस्टर ये जान सकें, क्रेडिटर्स जान सके, गवर्नमेंट जान सके कि व्यापार की स्थिति या बिजनेस कैसी चल रही है। दिस कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस। इस कन्वेंशन जो है ये जो कह सकते हैं हम अवधारणा है, इसका बस बेस यही है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मतलब फाइनेंशियल जो आर्थिक चिट्ठा है उसमें सही तरीके से जानकारी मिल सके हमारे व्यापार के बारे में। जैसे हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट मस्ट कंटेन नेसेसरी डिटेल्स अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। कंपनीज मस्ट डिस्क्लोज देयर फाइनेंशियल पोजीशन क्लियरली। उन्होंने बताया है जो हमारे कंपनीज एक्ट है उसमें साफ साफ बता दिया गया कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को बनाना आवश्यक है, अति आवश्यक है उसके सारे कंटेंट को, और उसमें साफ साफ सारी चीज़ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी दिखाना चाहिए। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन प्रेजेंस कह सकते हैं। द कन्वेंशन मीन्स डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉस। यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें आपको प्रॉफिट को भले ही ना दिखाओ मगर लॉस को, जितने भी पॉसिबल लॉस हैं उनको ज़रूर दिखाना चाहिए हमें। अंडर दिस प्रिंसिपल एक्सपेक्टेड लॉस आर रिकॉर्डेड इमीडिएटली। जितने भी लॉस हो एक्सपेक्टेड लॉस हो उनको रिकॉर्ड करना चाहिए। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आर नॉट रिकॉर्डेड अनटिल दे एक्चुअली रियलाइज। जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट उसको तब तक रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जब तक वो एक्चुअल बेसिस पे ना लगे कि नहीं हाँ ये प्रॉफिट हो ही जाएंगे। दिस हेल्प टू अवॉइड ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एसेट्स। इसमें बताना कि ओवर बढ़ा चढ़ा के कोई चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। एग्जाम्पल्स प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स मेड इवन बैड डेब्ट्स आर नॉट एट बैड। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को बनाना चाहिए
जब कभी भी आपको लगता है कि यह प्राप्त नहीं होगा। स्टॉक इज वैल्यूटेड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज लो। स्टॉक को हमेशा मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस से लो पे दिखाना चाहिए। दिस इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो मोर प्रॉफिट देन एक्चुअली अर्न। कभी भी बैलेंस शीट को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखाना चाहिए, जो हो उसमें नॉर्मल ही दिखाना चाहिए। कन्वेंशन ऑफ मैटरनिटी। According to the convention, only important information should be recorded or reported। दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसमें उसी जानकारी को वित्तीय विवरणों में दिखाई जाती है जो उपयोगिता या जो प्रभावित करें, निर्णय लेने में प्रभावित करें। अदरवाइज जो यूजफुल नहीं उसको नहीं दिखाना चाहिए। अ फैक्ट इज कंसाइडर्ड मटेरियल इफ इट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अ फैक्ट, उसी फैक्ट को कंसाइडर करना चाहिए, मटेरियल को दिखाना चाहिए जो अभी हमने बात किया, जो वित्त में एक अच्छे डिसीजन के लिए जो प्रभावित करे। स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट आइटम्स आर नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस। जो स्मॉल, जो छोटे मोटे प्रकार के जो सिग्निफिकेंस है उनको भी उसमें नहीं लिखना चाहिए। एग्जाम्पल, बाइंग अ कैलकुलेटर मे बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस इंस्टेड ऑफ एन एसेट। बाइंग अ कैलकुलेटर, जैसे कि बाग कैलकुलेटर से हम देख सकते हैं या कम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेंसेस एसेट। यदि एसेट्स को लाने में अगर उसमें एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उनको अलग से न दिखाकर इसी में दिखा देना चाहिए। माइनर मिस्टेक आर इग्नोर इफ दे डू नॉट अफेक्ट ओवरऑल रिजल्ट। जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं उनको इग्नोर करना चाहिए, उनको इसमें नहीं दिखाना चाहिए, वो बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं डालेंगे। मैटरनिटी डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द आइटम। यहाँ बात करें मैटरनिटी जो है यह डिपेंड करता है साइज और नेचर के बारे में। यदि कोई बड़ा सा, जैसे कोई हमने मशीनरी लाया, 1 लाख की मशीनरी लाई, उसमें 30,000 रुपया का एक्सपेंस हो गया, तब तो उसको रिकॉर्ड करना होगा क्योंकि ये माइनर नहीं है। अदरवाइज उससे 30,000 रुपये की अपने को प्रॉफिट बढ़ जाएगी जो कि एक्चुअल नहीं है। अब हम बात करते हैं कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी होता क्या है? अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी फॉलो ईयर आफ्टर ईयर। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, यहाँ बात करते हैं हम कि जो मेथड जो हमारे फॉलो किए जाते हैं जो हर साल, उसमें समानता होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। इफ़ अ मेथड इज चेंज द इफेक्ट ऑफ सच चेंज मस्ट क्लियरली डिस्क्लोज। यदि हम कोई मेथड चेंज करते हैं, द इफेक्ट सच चेंज, तो उसके जो इफेक्ट है वो भी क्लियरली चेंज ही होंगे। अदरवाइज जो भी हम मेथड चेंज कर प्रयोग कर रहे हैं उसको हर साल ही प्रयोग करना चाहिए जब तक वो फाइनल ना हो जाए। इफ एग्जाम्पल, इफ डिस्क्रिप्शन इज कैलकुलेटेड वन मेथड, द सेम मेथड शुड बी यूज इन फ्यूचर। यहाँ बात करें कि यदि जैसे डिप्रेशन में कोई हमने एक मेथड का प्रयोग कर रहे हैं तो हर साल उसी को ही प्रयोग करना चाहिए जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। अदरवाइज उससे चेंजिंग आ जाएगा। जैसे हमने डिप्रेशन को कैलकुलेट किया स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, अब उसमें पता लगा कि WDV मेथड डाल दें तो उससे क्या है कि जो भी रिजल्ट आएंगे वो इनकरेक्ट आएंगे, चेंजिंग आ जाएंगी थोड़ी सी। इफ़ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज डन बाय अ पार्टिकुलर मेथड इट शुड नॉट बी चेंज विदाउट रीजन। यदि हम वैल्यूएशन करते हैं स्टॉक की पार्टिकुलर किसी मेथड से, उसको तब तक परिवर्तन नहीं करना चाहिए जब तक कोई कारण ना हो। दिस इंश्योर कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यह इंश्योर करता है कंपेरेबिलिटी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसमें तुलनात्मक रूप से। अकाउंटिंग पीरियड कन्वेंशन। द लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज वेरी लॉन्ग बट इन फॉर अकाउंटिंग पर्पज इट इज़ डिवाइडेड इंटू शॉर्ट पीरियड्स यूजली 1 ईयर। देखिए जो अकाउंटिंग जो पीरियड होते हैं, जो हमारे बिजनेस होते हैं, जो वो लॉन्ग टाइम के लिए हम स्टार्ट करते हैं, वो चलते भी हैं, उनको हमें हमेशा मतलब डिवाइड करना चाहिए साल में प्रॉफिट लॉस जानने के लिए इस तरीके से। एट द एंड ऑफ ईच पीरियड प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड एंड द फाइनेंशियल पोजीशन इज प्रिपेयर्ड।
दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना, यहाँ पे बता रहे हैं वही चीज़ कि हमको उनको डिवाइड करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमने बिजनेस जो स्टार्ट किया है उसमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, हमारे बिजनेस की अच्छी स्थिति है या नहीं। यदि ऐसा नहीं है, बार प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हमें उसको तुलना करना चाहिए, कंपेयर करके उसको थोड़ा सा और उसमें कुछ परिवर्तन करके प्रयास करना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से चल सकें। दे हेल्प्स इन नोइंग द ईयरली परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अभी हमने बात वही किया कि वह परफॉर्मेंस उसकी कैसे चल रही है, बिजनेस की जो स्थिति है कैसी अच्छी चल रही है नहीं, उसके बारे में जानकारी के लिए हम ये करना चाहिए। कन्वेंशन ऑफ एक्यूरेसी। द कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट एंड फ्री फ्रॉम एरर्स। कन्वेंशन फ्रॉम एक्यूरेसी, यहाँ पे बात करें एक्यूरेसी के बारे में कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो शुड बी करेक्ट, वो करेक्ट होने चाहिए, ईरर्स नहीं होने चाहिए, उसमें ईरर्स के बगैर होने चाहिए। ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड केयरफुल्ली एंड ट्रूथफुल्ली। जितने भी ट्रांजेक्शन हमारे हो रहे हैं बिजनेस में, उसको जितने भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको सावधानी पूर्वक करना चाहिए, केयरफुली और सही तरीके से करना चाहिए, जिससे एक्यूरेसी मेंटेन होती है, प्रॉफिट मेंटेन होती है, सही प्रॉफिट आएगी, सही व्यापार की स्थिति पता चलेगी, बिजनेस की पोजीशन पता चलेगी। मॉनेटरी कन्वेंशन। ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेड इन टर्म्स मनी आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। यहाँ पे बात करते हैं कि उसी मॉनेटरी जो कन्वेंशन है इसमें उसी ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करना चाहिए जो कैश से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो। जो भी इसमें ट्रांजेक्शन होंगे मनी से रिलेटेड होने चाहिए। परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड, जैसे ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज इज नॉट रिकॉर्डेड बिजनेस, इट कैन नॉट बी मेजर इन मनी। जैसे यहाँ परचेज ऑफ गुड बोला तो हमने कैश में परचेज किया, गुड्स को किया, इसलिए उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं जैसे ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय की जो ईमानदारी है उसको हम कहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते क्योंकि वो कैश में मेजर नहीं किए जा सकते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कन्वेंशन। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज कॉस्ट। जो हिस्टोरिकल कन्वेंशन है ये बताती है कि जो हमारे कन्वेंशन में एसेट्स को जो रिकॉर्ड करते हैं उसको हमें ओरिजिनल परचेज, हमने उसके लिए जितना पे किया उस पर रिकॉर्ड करना चाहिए, हमें उस मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू होगी उस पर रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। दिस हेल्प इन मेंटेनिंग ऑब्जेक्ट एंड रिलायबिलिटी, जो कि मेंटेन करता है ऑब्जेक्ट एंड रिलायबिलिटी के बारे में। एग्जाम्पल दोस्तों, लैंड परचेज 1 लाख विल बी रिकॉर्डेड 1 लाख इवन इट्स मार्केट वैल्यू इंक्रीज। तो जैसे लैंड हमने परचेज 1 लाख में किया, रिकॉर्ड भी 1 लाख से किया, मगर इसकी इसमें वैल्यू बढ़ने वाली है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। अब ये बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग इक्वेशन, एसेट्स इक्वल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। दिस शो दैट एवरी एसेट्स हैज अ सोर्स। ये बताती है प्रत्येक एसेट्स की ये सब सोर्स हैं। ये समीकरण है दोस्तों, जैसे कि इससे हम फाइंड कर सकते हैं एसेट्स को, अगर हमको निकालना है तो लाइबिलिटी जब ऐड कर देते हैं कैपिटल को तो वो आ जाएगा। कैपिटल को हमको जब निकालना है, कोई बिजनेस का डेटा दिया होगा तो एसेट्स में माइनस लाइबिलिटी कर देंगे, कैपिटल हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। बिजनेस कंटिन्यूटी कन्वेंशन, गोइंग कंसर्न। This convention assumes that business will be continue for a long time and will not close in the near future। यहाँ हम दोस्तों बात करते हैं, जो इस कन्वेंशन बताते हैं कि जो बिजनेस हमने एज्यूम किया है वो लॉन्ग समय तक चलता रहेगा, वो लॉन्ग समय तक चलता है, उसको हम बंद नहीं कर सकते इन नियर फ्यूचर में। इसलिए एसेट्स आर वैल्यू एट कॉस्ट, एसेट्स को हम कॉस्ट प्राइस पे इसलिए डिनोट करते हैं। प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है एक पीरियड में कैलकुलेट करते हैं, बस यही है। रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कन्वेंशन। अकाउंटिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द कंट्री इन इंडिया। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि हमारे जो, जैसे हमारी कंट्री इंडिया है, इसके जो रिकॉग्नाइज्ड लॉ हैं उसके आधार पे ही हमें करने चाहिए, रिकॉर्डेड एंट्री करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लॉ ऑफ द कंट्री इन इंडिया,
उसके हिसाब से, जैसे कंपनी मस्ट फॉलो एट कंपनी एक्ट 1956, बैंक मस्ट फॉलो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसी नंबर कहने का मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें अपने देश में जो भी नियम या कानून हो, लीगली हो, कंपनीज एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इसके हिसाब से ही चलना चाहिए। पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग। पोस्टुलेट्स आर द बेसिक एसेप्शन ऑन विच अकाउंटिंग इज बेस्ड। यहाँ पे बात